वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है साइंस के सैम्पल पेपर फर्स्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस किया था और केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग जो है उसी सैम्पल पेपर के जो है सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स में अपनी कॉपी को लिखना है और आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जो सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम लोगों को जो है जाइलम और फ्लोएम में जो है डिफरेंस को बताना है। और इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेलाई इन लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनिंग। तो यहाँ पर हम लोगों को जो सेकंड पार्ट दिया गया है, हम लोगों को जो है यहाँ पे कंपैरिजन करना है एल्वेलाई और नेफ्रॉन्स के बीच में और इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि आपके 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन है और आप लोगों को जो है इनको 40 से 60 वर्ड्स के बीच में ही फिनिश कर देना है। तो अब हम लोग जो है इसके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंसेस की बात करें तो जाइलम क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम जो है हमारा वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग फ्लोएम की बात करें तो इट ट्रांसपोर्ट्स फूड। फ्लोएम जो होता है ये हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। वहीं पे अगर हम लोग जाइलम को देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ वेसल्स एंड ट्रैक्यूइड्स। तो जाइलम जो होता है इसके पास क्या होती हैं, वेसल सेल्स होती हैं और ट्रैक्यूइड्स होती हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग फ्लोएम की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो जो हमारा फ्लोएम होता है इसके पास क्या होता है, इसके पास सीव ट्यूब्स होती हैं और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वहीं पे स्टूडेंट्स आप लोग क्या कह सकते हैं कि जो जाइलम होता है जब ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है तो इसको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक्सटर्नल एनर्जी का ये यूज़ नहीं करता है, ये पुश और पुल एनर्जी का यूज़ करता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है, ये एनर्जी को यूज़ करता है फूड के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस आपके हो जाएंगे जाइलम और फ्लोएम के। और अब हम लोग जो है इसके सेकेंड पार्ट के आंसर को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग एल्वेलाई और नेफ्रॉन्स के फंक्शनिंग की बात करें तो एल्वेलाई जो होता है इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वेलाई जो होता है ये हमारे लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें नेफ्रॉन्स की तो नेफ्रॉन जो होती है ये हमारे किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग एल्वेलाई के फंक्शन की बात करें तो इट प्रोवाइड्स वाइडर एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वेलाई क्या करता है, ये बेसिकली जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स में वो बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें नेफ्रॉन्स के फंक्शन की तो इट प्यूरिफाइज द ब्लड या प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का काम क्या होता है, ये बेसिकली हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। अब हम लोग जो है स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंस देख लेते हैं। तो अगर हम लोग एल्वेलाई को देखें तो एल्वेलाई क्या होता है, इट इज़ ए ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारा ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग नेफ्रॉन्स की बात करें तो नेफ्रॉन में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, बाउमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है, रेनल ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, जिसका काम क्या होता है, ये सब मिल के जो है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आता है तो आप लोगों को इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग जो है एल्वेलाई का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे और नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद हम लोगों को ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो हमारे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है, व्हेन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट फॉर्म्स C6H12O6। ये क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, प्लांट का फूड होता है जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या करती है, रिलीज करती है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हो जाएगी। अब हम लोग जो है स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं जब फोटोसिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले जो है क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड स्टेप क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी।
अब क्या होगा, जब क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और उसी टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका क्या हो जाता है, इसका रिडक्शन होता है और ये हमारे जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारी स्टेप्स जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं जब हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे। आपका आंसर जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों को सिर्फ उतना लिखना है और हमेशा अपने आंसर को पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को 2 पार्ट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन हम लोग जो है सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C2H6 हैज ऑप्शन ए 6 कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी 7 कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी 8 कोवेलेंट बॉन्ड एंड ऑप्शन डी 9 कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि C2H6 का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो C2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एल्केन है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा C2H6। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग सिंपली यहाँ पे बॉन्ड्स गिन ले रहे हैं। तो एक हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो C2H6 के पास कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, इसके पास 7 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेट द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम इन एन एल्केन एंड सेकंड एन एल्काइन। तो हम लोगों को ये बताना है कि कार्बन की वैलेंसी जो है एल्केन में कितनी होगी और एल्काइन में कितनी होगी। तो इसके आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एल्केन में भी स्टूडेंट जो है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और आपके एल्काइन में भी जो है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। कार्बन की वैलेंसी क्या रहती है, सबके लिए सेम रहती है। एल्केन में भी सेम होगी, एल्काइन में भी सेम होगी और एल्कीन में भी सेम होगी। चेंजमेंट कहाँ पे आता है, चेंजमेंट बॉन्ड में आता है। एल्केन आपका सिंगल बॉन्डेड होता है, एल्कीन आपका डबल बॉन्डेड होता है और एल्काइन जो है आपका ये ट्रिपल बॉन्डेड होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेम्स इन ऑल द कंपाउंड्स। जो हमारी कार्बन की वैलेंसी होगी वो सभी कंपाउंड्स के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब हम लोग जो है इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट। जब हम लोग जो है खाने को बनाते हैं तो हमारा जब बर्तन बाहर से ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, हमको ये बताना है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है द फूड इज़ नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, कि जो हमारा खाना है वो कम्प्लीटली नहीं बनता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, कि हमारा जो खाना है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी में बोल रहा है द फ्यूल इज़ वेट एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है द फ्यूल इज़ बर्निंग कम्प्लीटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट ऑप्शन बी द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, कि हमारा जो फ्यूल होता है स्टूडेंट्स वो कम्प्लीटली जो है बर्न नहीं हो पाता है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव्स ए येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन। ये बोल रहे हैं कि जब हम लोग जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी जो है येलो फ्लेम मिलती है और ब्लैक स्मोक देखने को मिलता है। तो हम लोगों को बताना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि अनसैचुरेटेड जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका जो कंबंशन है ये कम्प्लीटली जो है जल नहीं पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है येलो फ्लेम को देते हैं विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो जब हम लोग जो है इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे जो है कोई भी स्मोक हम लोगों को नहीं मिलती है क्योंकि ये कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिए कि अनसैचुरेटेड हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये इनकम्प्लीट कंबंशन देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो जब ये ऑक्सीजन के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये हमारे कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में स्टूडेंट्स हम लोगों को 2 पार्ट्स गिवन है। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। तो हम लोगों को 2 मेटल्स का नेम बताना है जो है डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें, और 2 ऐसे मेटल्स का नेम बताना है जो हमारे डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमारे आयरन और एल्युमिनियम
आप लोग ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन से हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है, जिसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं, उसके ऊपर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ये सारे हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। लेकिन इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आयरन और अल्मुनियम को लिख दिया है। आप लोग सोडियम और पोटेशियम को भी लिख सकते हैं, आप लोग जो चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन वो जो एलिमेंट होना चाहिए वो हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो भी होगा वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी वो रिएक्शन को प्रोसीड कर पाएगा। तो अगर आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयरन क्लोराइड को बनाता है, डेट इज़ FeCl2, और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाती है। वहीं पे आप लोग लिख सकते हैं कि सोडियम जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NaCl बनाता है, देन यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाती है। तो आप लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। और फिर हम लोगों से क्या बोला था कि दो ऐसे मेटल के नेम बताओ जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे, तो ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के क्या होंगे, बॉटम में होंगे। तो इनका नेम क्या होता है, दैट इज़ कॉपर एंड मरकरी। तो कॉपर जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। मरकरी जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। इसी तरीके से जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं ये भी हमारे एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। हम लोगों को 2 ऐसे मेटल के नाम बता दो जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मीन्स जो बिल्कुल लेस रिएक्टिव हैं। तो इसका नेम हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड। तो हमारे सिल्वर एंड गोल्ड हो जाएंगे, दैट इज Au एंड Ag। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है, स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्जन व्हेन व्हाइट लाइट्स इंटर से ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले बताना है कि डिस्पर्जन क्यों होता है जब हमारी व्हाइट लाइट जो है ग्लास प्रिज्म में इंटर करती है विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जो लाइट है ये 7 कलर से मिलके बनी है और ईच कलर जो है जब हमारे प्रिज्म के अंदर जाएगा तो वो अपनी खुद की स्पीड के साथ क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, इस वजह से क्या होगा कि जो बेंडिंग होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट एंगल्स पे होती है विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। अब सपोज करिए हमारा प्रिज्म है, यहाँ से लाइट गई तो यहाँ पे जो 7 कलर्स होंगे, क्योंकि हमारी जो व्हाइट लाइट होती है इसके अंदर 7 कलर्स प्रेजेंट हैं, तो सब अपनी सेम स्पीड से तो चल नहीं रहे हैं, सब डिफरेंट स्पीड से चल रहे हैं। तो एक इधर बेंड करेगा, एक इधर बेंड करेगा, एक इधर बेंड करेगा, एक इधर बेंड करेगा। तो इस डिफरेंट स्पीड की वजह से क्या होता है कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट होती है ये प्रिज्म में जो है डिफरेंट एंगल्स पे बेंड करती है। तो ये बेसिकली मेन रीज़न होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। अब हम लोगों को ये भी अच्छी तरीके से पता है कि जो हमारी रेड लाइट होती है ये सबसे कम बेंड करती है और वायलेट लाइट जो होती है हमारी ये सबसे ज़्यादा बेंड करती है प्रिज्म में। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों को जो है इसके फिगर को भी बना के दिखाना तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा प्रिज्म है। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट रे आई वाइट कलर की, जैसे ही ये प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी तो ये अपने 7 कलर्स में स्प्लिट करेगी, क्योंकि ये 7 कलर जो हैं डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो ये डिफरेंट एंगल पे स्प्लिट कर जाएंगे। तो यही क्या होता है, ये बेसिकली मेन कॉज होता है हमारे डिस्पर्जन का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्पेक्ट्रम को फॉर्म करते हैं या एक बैंड को फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, विबग्योर नाम से जानते हैं। तो हमारा वायलेट क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा बेंड होता है और रेड कलर जो होता है हमारा सबसे कम बेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि ए बल्ब इज रेटेड एट 5 वोल्ट विद 100 मिली एम्पेयर करंट, कैलकुलेट द पावर एंड इट्स रेजिस्टेंस। तो हम लोगों को पता है कि जो बल्ब है उस पर वोल्टेज कितना मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है और उसको करंट कितना मिल रहा है, 100 मिली एम्पेयर मिल रहा है। हम लोगों को पावर बतानी है और रेजिस्टेंस बताना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को जो है इस न्यूमेरिकल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ पे आप लोगों को जो है एग्जामिनर हाफ मार्क्स दे दे। आपका वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है, करंट की वैल्यू आपकी कितनी है, 100 मिली एम्पेयर है। तो 1 मिली एम्पेयर में कितना होता है, 10⁻³ एम्पेयर होता है। तो हम लोग इसको जो है एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 10⁻³ क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा 10⁻⁻1, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। तो हमारे करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1 एम्पेयर और वोल्टेज हमारा कितना है, 5 वोल्ट है। हम लोगों को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हम लोगों को पावर फाइंड करनी है और सेकंड में हम लोगों को रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोगों को पता है कि P = क्या होता है, VI होता है। तो वोल्टेज हमारा कितना है, 5 है और करंट हमारा कितना है, 0.1 है।
तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, 5 वाट हो जाएगी। वहीं पे अगर हम लोग देखें रेजिस्टेंस की, तो P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। तो V की वैल्यू हमारी क्या है, 5 × 5, और ये हमारी पावर कितनी थी, 0.5। तो ये हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, अभी 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 5 × 10 = 50, तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 ओम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है साइंस के एवरग्रीन के सैम्पल पेपर 1 के सेक्शन बी को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने जो है इस सैम्पल पेपर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है उन दोनों वीडियोस की लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। थैंक्स।